नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली मलाला यूसुफ के हिजाब विवाद में कूदने की भारत में कड़ी आलोचना शुरू हो चुकी है। उन्होंने जिस प्रकार ट्वीट किया, उसके जवाब में ट्वीट में ही उनका विरोध किया जा रहा है और उनकी बखिया उधेड़ी जा रही है। शांति का नोबेल पुरस्कार पाना और भारत में अशांति फैलाना, और वह भी उस मुद्दे पर जिस मुद्दे की वह हमेशा आलोचना करती रही है। वह खुद हिजाब की और बुर्के की आलोचना करती रही है। उन्होंने जो अपनी किताब लिखी है उसके अंदर भी बुर्के की आलोचना की है। शायद दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो वह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का टूल बनी है, जैसे कि बाकी पहले भी टूल बनते रहे हैं। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है, या उसके अंदर प्लस हो गया हो कारण, कि वह पाकिस्तान में अपना पीआर ठीक करना चाहती है। वह जब जब पाकिस्तान आई हैं, उनकी आलोचना हुई है और अखबारों में, टीवी चैनलों पर उनकी आलोचना होती रही है। और अब उन्होंने एक पाकिस्तानी के साथ शादी कर ली है। वह रहती ब्रिटेन में है और मुस्लिम कुरीतियों के खिलाफ अब तक लड़ती रही है। लेकिन उन्होंने अब पाकिस्तानी मुस्लिम के साथ ही शादी की है, और जिसके साथ शादी की है वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैनेजर है। अब मलाला यूसुफ का भारत के हिजाब आंदोलन में कूदना आंदोलन के पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश की ओर भी इशारा करता है। वह इसलिए क्योंकि पिछले 3 सालों से अचानक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हस्तियां भारत के विभिन्न आंदोलनों का समर्थन कर रही हैं। जो जहां जहां आंदोलन सरकार के खिलाफ शुरू होता है, उसमें कूद पड़ती हैं ये हस्तियां। आप याद करिए, 370 हटाए जाने के मुद्दे पर, नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर, कृषि कानूनों के मुद्दे पर, और अब यूनिफॉर्म बनाम हिजाब के मुद्दे पर। और यह हिजाब के समर्थन में भारत से लेकर के ब्रिटेन तक, डेनमार्क तक, नीदरलैंड तक, सब जगह पर यह आंदोलन शुरू हो गया है। आंदोलन मैंने भारत के हिजाब पर प्रतिबंध लगाने, स्कूलों में प्रतिबंध लगाने के समर्थन में वहां पर आंदोलन शुरू हो गए। आपको याद होगा कि कृषि कानूनों के खिलाफ पॉप स्टार रिहाना, पोर्न स्टार मिया खलीफा, पर्यावरण स्टार ग्रेटा थनबर्ग, और अब हिजाब के मुद्दे पर मलाला यूसुफ। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन हस्तियों की भारत में इतनी दिलचस्पी अचानक क्यों हो गई है, इसका कारण क्या है। इसके पीछे की अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि भारत अंतरराष्ट्रीय जगत में सम्मानजनक जगह बना रहा है, जो सभी शक्तिशाली देशों को हजम नहीं हो रहा। और इसके लिए भारत को बदनाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय फंडिंग हो रही है। यह भारत को खोज का विषय है कि कौन कौन फंडिंग कर रहा है, कहां कहां से फंडिंग हो रही है। भारत में काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इन सभी मुद्दों को भारत की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि भारतीय मीडिया के एक वर्ग ने इन अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को आधार बनाकर भारत सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। तो यह मिला जुला खेल है। यह गैंग एक काम कर रहा है जिसमें भारत में भी उनके स्लीपर सेल है और वो मीडिया में है। तालिबानियों की गोली का शिकार होने पर नोबेल पुरस्कार पाने वाली मलाला यूसुफ ने हिजाब के समर्थन में ट्वीट में लिखा। अब ये कितना, देखिए, विरोधाभास है। जिस कट्टरपंथ के खिलाफ वह लड़ रही है, वह हिजाब का समर्थन कर रही है, और उसने जो लिखा है वो उसका कितना अज्ञान है वो भी आप समझिए। मैं कोट अनकोट दे रहा हूं। कॉलेज हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम हिजाब या शिक्षा में से किसी एक चीज को चुन लें, या तो हिजाब पहन लें या शिक्षा ग्रहण कर लें। हिजाब के साथ लड़कियों को स्कूल में एंट्री न देना भयावह है। महिलाओं पर कम या ज्यादा कपड़े पहनने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को किनारे लगाने की इस कोशिश पर रोक लगानी चाहिए। अनकोट। अब पहला सवाल तो यह है कि हम का क्या मतलब है। हम शब्द का उन्होंने इस्तेमाल क्यों किया। शी इज नॉट इंडियन, वह भारतीय नहीं है, वह छात्रा भी नहीं है भारत की। हम का मतलब है मुस्लिम, और वह खुद
मुस्लिम कट्टरपंथियों के डर से ब्रिटेन में रहती है, तो निश्चित ही वह भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश का टूल बनी है। क्योंकि भारत के स्कूलों में हिजाब का समर्थन उनके अपने मिजाज से मेल नहीं खाता। खुद उन्होंने अपनी किताब आई एम मलाला में मुसलमानों की पर्दा प्रथा के खिलाफ लिखा है। जेएनयू के लेक्चरर और मशहूर डिबेटर आनंद रंगराजन ने मलाला की पोल खोलते हुए उसी की किताब का वह पेज ट्वीट कर दिया, जिसमें उसने लिखा था कि बुर्का पहनना ठीक वैसे ही है, ये कोट है उनका, बुर्का पहनना ठीक वैसे ही है कि महिला बड़ी कपड़े की शटलकॉक के अंदर चली जाए, जिसमें सिर्फ एक ग्रिल है जिसके जरिए वह बाहर देख सके। वहीं गर्मी के दिनों में तो यह एक ओवन की तरह हो जाता है, यानी दुनिया भर की मुस्लिम महिलाओं को ओवन में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। वह तपती है सूरज की धूप में, वह तपती है गर्मी के दिनों में, यह लिखा है मलाला ने। और यहां पर जो है वो समर्थन कर रही है हिजाब का और बुर्के का भी एक तरह से। अब ट्विटर पर मलाला की पोल पट्टी खुल रही है। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मलाला भारत में अशांति को हवा देने की कोशिश कर रही है। लोगों ने यह सवाल भी उठाया है कि जिस नॉर्वे की ओर से उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसने 2017 में ही स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने का कानून बनाया था। नॉर्वे के कानून के खिलाफ वह अब तक क्यों नहीं बोली? मलाला ने हिजाब को महिलाओं की शिक्षा के साथ जोड़ा है कि हमें कहा जा रहा है कि या तो शिक्षा ग्रहण कर लें या हिजाब पहन लें, तो शिक्षा के साथ जोड़ा उसने। तो ट्विटर पर ही एक दी स्किन डॉक्टर नाम से एक ट्विटर हैंडल से मलाला को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इसका इस ट्वीट में लिखा गया है, जहां तक कॉलेज के फैसले की बात है तो वह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। यदि पुरुष यानी लड़के भी हिजाब पहनकर आएंगे तो उन्हें भी परमिशन नहीं मिलेगी। महिलाओं को ऑब्जेक्ट समझने की बात तो आपके मजहब में कही गई है, जहां सिर्फ महिलाओं के हिजाब पहनने की बात है। कॉलेजों की ओर से लड़कों को भी भगवा शाल ओढ़कर आने की परमिशन नहीं दी जा रही है, इसलिए इसे लैंगिक मामला न बनाएं। अब यह स्पष्ट उनको जवाब है कि उसने इसको महिला का इशू क्यों बनाया, बच्चियों का इशू क्यों बनाया, शिक्षा के साथ इसको क्यों जोड़ा। शिक्षा के लिए किसी ने मना नहीं किया। जो स्कूल की यूनिफॉर्म है, जो कॉलेज की यूनिफॉर्म है, वो पहन कर आइए। आप अपनी अलग पहचान क्यों दिखाना चाहती हैं? शिक्षा के साथ अलग पहचान का क्या मतलब है? और ट्वीट से मलाला यूसुफ के अपने सामान्य ज्ञान की भी पोल खुल गई। एक ट्वीट पर उन्हें जवाब दिया गया जिसमें लिखा गया, जब मुद्दे की दो कौड़ी का ज्ञान ना हो तो जबरदस्ती कूदना नहीं चाहिए। अफगानिस्तान के समय मुंह में दही जम गई थी क्या? ये बात सही है। अफगानिस्तान में अभी जब तालिबान की सरकार वापस आई और उन्होंने जिस प्रकार महिलाओं के ऊपर पुराने प्रतिबंध दोबारा लगाए, तब तो मलाला का कोई बयान नहीं आया। स्कूलों में ताले लगा दिए गए, महिलाओं को स्कूलों, लड़कियों, बच्चियों को स्कूलों में जाने से रोक दिया गया, उनकी अलग क्लास कर दी गई, तब तो वह नहीं बोली, कोई उनका ट्वीट नहीं आया। और धड़ाधड़ प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। एक अन्य प्रतिक्रिया में लिखा गया है, पहले हिजाब और ऐसी चीजों के खिलाफ बोलकर गोली खा लो और फिर नोबेल प्राइज लेकर उन्हीं सब चीजों का समर्थन कर दो। और व्यंग करते हुए उन पर लिखा गया है कि लगता है गोली पीतल की नहीं, क्रोसिन की थी जो असर कर गई। चलिए अब आपको भारत के खिलाफ चल रही अंतरराष्ट्रीय साजिश के कुछ और सबूत दे देते हैं, या आपको याद करा देते हैं। पहले भी आपके ध्यान में आए होंगे, अगर नहीं आए तो आपको अब ध्यान में आ जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन के मुद्दे पर एक आरोपी की जमानत याचिका को कोर्ट ने अस्वीकार किया था और
याचिका को अस्वीकार करते हुए अदालत ने क्या कहा था, यह याद करना बहुत जरूरी है। अदालत ने कहा था, नागरिक संशोधन विधेयक की आड़ में हिंसक आंदोलन और हिंसा की अन्य गतिविधियों से पता चलता है कि यह भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए था। ये अनकोट, ये अदालत ने कहा। 2020 के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा नागरिकता संशोधन कानून या एनसीआर नहीं, बल्कि सरकार को शर्मिंदा करने और ऐसे कदम उठाने का था कि यह अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में आ जाए। एक रणनीति के तहत सभी विरोध प्रदर्शन और धरने मस्जिदों के नजदीक आयोजित किए गए थे, ताकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ज्यादा सुर्खियां मिल सके। लेकिन आंदोलन को धर्मनिरपेक्षता का नाम दिया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो लगाए गए थे, भारतीय ध्वज लहराया गया था और यह कहा गया कि हम तो संविधान के लिए लड़ रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ रहे हैं। और मस्जिदों के बाहर धरने दिए गए, तो जगह वो बनाई गई ताकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आए कि किस प्रकार जो है भेदभाव मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जबकि उस कानून का मुसलमानों से कुछ लेना देना भी नहीं था। रिहाना, मिया खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन दिया, जबकि इन तीनों का कृषि या किसानों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अंतरराष्ट्रीय साजिश जब हम कहते हैं तो यह शब्द कहते ही पहला शुबह यह उठेगा कि आखिर इस दावे का आधार क्या है। तो इस दावे का आधार है वह टूल किट जो ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर की थी और लिखा था, कोट, यदि आप मदद करना चाहते हैं तो ये रही भारत में जमीन पर काम कर रहे लोगों की टूल किट। इस टूल किट में किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जाने की रणनीति थी, जिससे पता चला कि रिहाना और ग्रेटा के ट्वीट किस तरह एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थे। रिहाना के ट्वीट की योजना ट्वीट किए जाने से पहले ही बन गई थी। सब कुछ तय था कि वह CNN की स्टोरी के लिंक के साथ क्या लिखने वाली है, यानी CNN की स्टोरी भी प्लांटेड थी। पहले वो स्टोरी प्लांट की गई, फिर उस स्टोरी के साथ शेयर की जानी थी टूल किट। तो इससे जो मैंने पहले बात कही कि भारत में काम कर रहा अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी इस साजिश में शामिल है, भारत विरोधी साजिश में शामिल है। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के लीक होने से बाहर आई बातें काफी चौंकाने वाली थी। इसमें साफ साफ अपील की गई थी कि ऑन ग्राउंड प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, किसानों के विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाने वाली तस्वीरें ईमेल करें, सोशल मीडिया पर डालें। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा था कि किसान आंदोलन को लेकर डिजिटल स्ट्राइक की जानी है। इसके लिए #AskIndiaWhy तय किया गया था और हैशटैग के साथ तस्वीरें और वीडियो 26 जनवरी तक ट्विटर और अन्य फेसबुक आदि पर पोस्ट करने की योजना थी। और हमने देखा था कि 26 जनवरी को क्या हुआ था लाल किले पर। तो पूरी रणनीति कहां से बन रही है, कैसे बन रही है? भारत के स्लीपर सेल और अंतरराष्ट्रीय ये लोकप्रिय हस्तियां, उनका इस्तेमाल किया गया और अभी भी किया जा रहा है। जैसे मलाला का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वह उनके अपने मिजाज से मेल नहीं खा रहा है। जो वो लिखती रही, जो वो कहती रही, उसके उल्ट उसने बयान दिया। यह भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की अंतरराष्ट्रीय कोशिश थी और कोशिश है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट में यह तक लिखा गया कि विदेशों में भारतीय दूतावासों के पास कब और कहां प्रदर्शन करना है। यह साजिश नया रूप लेकर के बार बार प्रकट हो रही है, कभी असहिष्णुता के आंदोलन के नाम पर और कभी सर्टिफिकेट वापस देने, डिग्रियां वापस देने, पुरस्कार वापस देने के नाम पर, और कभी हिसाब के नाम पर, कभी नागरिकता विरोधी कानून के नाम पर, कभी 370 के नाम पर। 370 को भी मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। तो इस अंतरराष्ट्रीय साजिश को
भारत की सरकार को और भारत की जनता को भी समय पर समझ लेना चाहिए और सावधान रहना चाहिए।